अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद की उम्र, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 20वां रोज़ा है और इंसानी तारीख़ में ये दिन इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा कि एक ऐसा शहर जहाँ पे एक जुल्म के बाज़ार तोड़े गए, जिसमें इंतहा कर दी गई जुल्म की, और उसी शहर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 12,000 के लश्कर के साथ फ़ातह की शक्ल में दाखिल होते हैं। और जो हिस्ट्री बताती है वो ये कि ये पहली फ़तह थी जिसमें फ़ातहीन को ये कहा गया नबी बरहक ने कि एक दरख्त का पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। इससे ज़्यादा पुरअमन और आजिज़ाना फ़तह शायद पाकिस्तान दुनिया की तारीख़ में कभी भी ना देखी गई हो। आज 20वां रमज़ान है। मैंने कहा ये तज़किरे से, एक बाबरकत तज़किरे से प्रोग्राम का आगाज़ करूँ और इस दुआ के साथ करूँ कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए और आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन साबित हो और अल्लाह ताला अपनी बरक़ात जो है इस मुल्क पे और इसमें रहने वालों पे को अता फ़रमाए। कल के दिन को, तहलका खेज़ दिन को किस तरह देखा अखबारात ने, किस तरह डिस्प्ले दिया, सुर्खी कैसे लगाई, किसने कितनी अहमियत दी किस खबर को, एक नज़र डालते हैं। लंदन में नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, दोनों रहनुमा का मुस्तकबिल में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। वजीर आजम का दौरा शुमाली वजीरिस्तान, दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलान को आज के तमाम कमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर शाया किया है। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, मईशत की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज, इत्तेहादियों को सर जोड़ कर बैठना होगा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए हमारे हिस्से में जो काम आएगा जरूर करेंगे, बिलावल भुट्टो। इसी खबर के लिए रोजनामा नवाए वक्त ने इन अल्फाज का चुनाव किया, इत्तफाक राय से चलेंगे नवाज शरीफ। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के दौरा शुमाली वजीरिस्तान को अहमियत दी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब, वजीर आजम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। शहबाज शरीफ का दौरा शुमाली वजीरिस्तान यादगार शोदा पर हाजिरी। रोजनामा खबरें ने भी इसी खबर को सुर्खी के तौर पर लिया। आर्मी चीफ के हमरा शुमाली वजीरिस्तान का दौरा, पाक फौज की कोशिशों से दहशत गर्दों को शिकस्त हुई, वजीर आजम शहबाज शरीफ। रोजनामा एक्सप्रेस ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के बयान को हाईलाइट किया। इमरान खान का बनीगाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर सफर 98 करोड़ 43 लाख में पड़ा, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात। रोजनामा जंग ने अदालत उज़्मा के रिमार्क्स को नुमाया तौर पर शाया किया। नाकदीन के लिए भी दरवाजे खुले हैं, अदालत का काम सबके साथ इंसाफ, आइन की बालादस्ती मुकद्दम, मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट। इसी खबर के लिए रोजनामा नई बात की सुर्खी के अल्फाज हैं, तनकीद की परवाह नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं चीफ जस्टिस। द नेशन की टॉप स्टोरी है, नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड विद आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट टेररिज्म पीएम। द न्यूज की हेडलाइन स्टोरी है, पीएम प्रॉमिसेस एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज फॉर वजीरिस्तान। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, गवर्नमेंट टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, नवाज सीज पीटीआई चीफ ड्रैगिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू न्यू लॉ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। नवाज सीज नो क्विक फिक्सेस टू इकोनॉमी बैटर्ड बाय पीटीआई गवर्नमेंट। एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो मुलाकात, मईशत की बहाली के लिए इत्तफाक राय से चलने का आज़म। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। वज़ीर आज़म का दौरा शुमाली वज़ीरिस्तान, कौम दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पीटीआई का फिर इस्लामाबाद चढ़ाई का शोशा। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग में सोहेल वड़ाई साहब का कालम, हमजा का मुकद्दर, और दी न्यूज़ का इदारिया है हेट्रेड इन इंडिया, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है फौज अदलिया मुखालिफ मुहिम नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? कल लंदन में फिर मुलाकात हो गई बिलावल साहब की, पहला दौर जो है वो नवा हो गया और उसमें वो अंदर की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो मुश्तरका गुफ्तगू सामने आई है उसमें अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का कहना है कि इमरान ने मईशत को तबाह की, और जबकि बिलावल साहब का ये कहना है कि हमें जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मिलकर चलना होगा। बिल्कुल, इन्होंने अपना इसकी ज़ाहिर बिलावल भुट्टो का ये पहला बड़ा एक्सपोजर था, किसी बड़े लीडर से मुलाकात थी उनकी, और ये गए और साथ इनका वफ्द भी था, और वो ज़ाहिर कोई सीरियस इश्यूज़ थे जो कि अपना यहाँ पे नहीं हल होने थे, उसका फैसला मियां नवाज शरीफ से करना था, तो वहाँ ही हुआ।
इसमें ये चाह रहे हैं कि कुछ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, जैसे आपने जिक्र भी किया, हमारा टॉपिक भी है अगला। और फिर सबसे बड़ा जो जो मईशत का जो हम इस प्रोग्राम में जब से एक हफ़्ता हो गया हम यही कह रहे हैं कि मईशत हमारी बहुत बुरा हाल है। फिर हम IMF के पास जा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी मिले हैं कल मियाँ नवाज शरीफ साहब से। तो ये सारा कोशिश इनकी सबकी ये है कि भाई किसी तरह मिलजुल के ना ये हमको इलेक्टोरल रिफॉर्म जो सबसे टॉप एजेंडा है मईशत, उसको बहाल करें। अगर मईशत बहाल नहीं होगी तो फिर इलेक्शन और सारी हुकूमत और ये सारा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो ये बिलावल का भी एक्सपोजर हुआ है कि वो गए और उन्होंने मुलाकात की और आज दूसरा राउंड होगा। उसके बाद इनका कोई जॉइंट कम्युनिके आएगा कि क्या इनका तय हुआ, मईशत के लिए क्या कर रहे हैं, बाकी मामलों के लिए क्या कर रहे हैं, और इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो क्या है। ये आज की मुलाकात के बाद वाज़ेह होगा कि क्या दिया, क्या लिया और किन पे इतफाक़ हुआ और क्या किस किस चीज़ जो है उन्होंने अपने को मिल के करने का फैसला किया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदुखेल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। हम मुलाकात के हवाले से बात कर रहे हैं बिलावल साहब की नवाज शरीफ साहब से। तो कल की मुलाकात में आप समझते हैं कि मुस्तकबिल की सियासत जो है और हिकमत अमली डेफिनेटली दोनों रहनुमाओं में उस पर बात हुई होगी और कहीं ना कहीं कुछ प्लान भी किया होगा कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। जी बिल्कुल, मुलाकात चलती रही है और बिलावल साहब की खसूसी तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का मकसद ये था, एक तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पे और हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने पे उनको मुबारकबाद के लिए, और दूसरी बात ये कि हम एक मखलूत हुकूमत है, हमारे सलाह मशवरे जो है ना वो चलते रहेंगे हमेशा। तो अच्छा से ये बताइएगा कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि लंदन से वापसी पर बिलावल साहब जो हैं उनको हम वज़ीर ख़ारजा की शक्ल में भी देखेंगे? देखो, वज़ारत ख़ारजा इतनी अहम चीज़ नहीं है, सबसे अहम के त्यागियों को जिन्हें वोट दिए उनको जो है ना वो एडजस्ट करना, जैसे मेंगल साहब की पार्टी या दूसरी पार्टी है उनको एडजस्ट करना। हमारे लिए वज़ारतें कोई वो नहीं है, ऑलरेडी वज़ीर ख़ारजा मीना रबानी का साहिबा है, उसके बाद जो भी करना है उसको करेंगे इंशाल्लाह। सर कोई अहम नहीं है हमारे लिए वज़ारतें, हम इस गन को पाकिस्तान से निकालना हमने निकाल दिया और आगे कोई वो नहीं है। अच्छा मंदुखेल साहब, BNP को तो मना लिया है, आने वाले दिनों में जो मजीद इत्तेहादी हैं उनको भी हम काबीना में देखेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, जो इत्यादी है जिन जिन्हें वोट दिए सबको वज़ारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी हमें वज़ारतों का शौक नहीं है, पहले इत्यादियों को एडजस्ट करना है, उसके बाद हम लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब हमसे बात कर रहे थे। सलमान साहब, कल की मुलाकात अभी, लेकिन आज जो मुलाकात में चीज़ें सामने आएंगी उससे ज़रा पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्तकबिल की सियासत में एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होंगे। देखिए, एक तो बात यह है कि जो बात अभी शफीक साहब ने की ना कि मईशत के ऊपर दोनों ने मिलकर चलने का अज़म किया है। अब दोनों को एक बात को अच्छी तरह पता है, हुकूमत में शामिल दोनों बड़ी जमातें जानती हैं कि आने वाले दिनों में मईशत एक बड़ा चैलेंज है, और क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है तो इस लिहाज से अगर उन्होंने डिलीवर ना किया, मईशत सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती, लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता, तो उसका बोझ भी फिर हुकूमत पे पड़ेगा। तो इसलिए इनका ज्वाइंट चलना जो है वो फितरी अमर है और वक्त की ज़रूरत भी, अच्छी बात है कि ज्वाइंट चलें। लेकिन देखना यह है कि IMF जो है उसकी अपनी शराइत में किस हद तक नरमी होती है और किस हद तक ये उनको राज़ी करने में कामयाब होते हैं कि जो सख्त शराइत हैं उसको नरम किया जा सके। एक बात तो ये। दूसरी बात, उनको पता है कि इस वक्त हमें पॉलिटिकली अगर हम आपस में अकेले होकर लड़ने की मतलब को इख्तियार करते हैं और आपस में मिल के नहीं चलते तो उसका पॉलिटिकली ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अब इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि दोनों जमातों के अंदर, पहले मैं समझता था शायद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो सके, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में और PMLN में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि पीपल्स पार्टी को और PMLN को मिलकर पंजाब और सिंध के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए और कुछ सीटों पर यहाँ पर एडजस्टमेंट होनी चाहिए जो पीपल्स पार्टी को सूट करे और कुछ को वहाँ पर एडजस्टमेंट की जाए जहाँ PMLN को सूट करे। तो मुझे लगता है कोई एक ऐसा फार्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर कुछ सीटों पर सीट टू सीट एडजस्टमेंट करें जहाँ मुश्तरका उम्मीदवार होगा दोनों जमातों का, जो लग रहा है कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में। और ये बातें काफ़ी अर्से से चल रही थी, अब इसको मेच्योर करने की बात है और बिलावल भुट्टो को ये पता था कि ये बात मेच्योर होगी उसी सूरत में जब उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ बात होगी, क्योंकि फ़ैसला तो अभी उनके पास ही है ना, नवाज शरीफ साहब के पास, वही उसको लीड कर भी रहे। तो मेरा ख्याल एक अच्छी मुलाकात है पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में, बुरी मुलाकात नहीं है और बड़ा अच्छा जेस्चर नवाज शरीफ साहब ने भी दिया है कि हम मिलकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इवन वो जो गवर्नर पंजाब का मसला था उस पर भी जो थोड़ी सी रिजर्वेशन आई थी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि PMLN चाहती है कि उनकी जमात का गवर्नर आए, वहाँ पर भी एक अंडरस्टैंडिंग उसको कहा कि रिविज़िट करेंगे और पार्टी इस पर गौर करती है
कि पीपल्स पार्टी को ये सीट दी जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो है ना बर्फ़ एक पिघली है और दोनों तरफ से जो हार्ड लाइनर हैं, जो पीपल्स पार्टी में भी हैं, PMLN के अंदर भी हैं, उनको भी ये मैसेज गया है कि मुस्तकबिल की सियासत में हमें अगर इमरान खान के साथ मुकाबला करना है तो हमें मुश्तरका स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी पड़ेगी और वो उसी स्ट्रेटजी के तहत वो कामयाब भी हो सकते हैं ताकि वोट बैंक तकसीम ना हो। क्योंकि अगर ये सारी जमातें आपस में मिलकर लड़ने की बजाय एक एक करके लड़ेंगी तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा फिर किसी और को होगा, डिवीजन उसकी जो देखी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब का ये दौरा जो है इस लिहाज से अहम था, यानी कि वज़ीर ख़ारजा तो वो हैं और जो ये भी आपने कल देखा कि तारिक फातमी साहब का जो मामला हुआ वो इसी वजह से हुआ जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशन शेयर की थी। जब हिना रब्बानी खैर मौजूद हैं और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब भी बतौर वज़ीर ख़ारजा लीड करेंगे तो फिर तीसरे अहदे की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है बातचीत आगे बढ़ रही है। लेट्स सी कि इसके फाइनल राउंड्स में नताइज जो हैं जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो किस तरीके से सामने आते हैं। खालिद साहब, मुख्तलिफ अखबारात में ये खबर छपी कि जी सीट एडजस्टमेंट पे भी बातचीत हुई, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है इलेक्शन के बाद? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक आपको याद होगा कि एक मसाके जमहूरियत 2006 में लंदन में जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था और उसके नतीजे में देखा कि पाकिस्तान के अंदर फिर जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स हुई, इंतखाबी इस्लाहात हुई, यहाँ के जो सियासी जमहूरी मामलात थे उनमें एक जो है वो बेहतरी आई और दोनों जमातों ने मिलकर जो है उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की आपको याद है 2008 में जो है वो मसाके जमहूरियत के बाद हुकूमत आई तो कुछ अरसे के लिए नून लीग उस हुकूमत का हिस्सा भी रही, मखलूत हुकूमत का हिस्सा भी रही, लेकिन इस मसाके जमहूरियत की बुनियाद पर इसके नकात के मुताबिक फिर जो 18वीं तरमीम जो आई थी उसकी बेस वो मसाके जमहूरियत था। हाँ, कुछ मामला ऐसे थे जो है वो सिरे नहीं चढ़ सके, मसलन मसाके जमहूरियत के तहत जो है नैब को ख़त्म करके इत्तेसाब कमीशन बनाने का फैसला था, लेकिन उस पर नहीं होगा। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक नए मिसाक की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है इसी हवाले से आगे चलकर किस तरह नई जो इंतखाबी इस्लाहात आनी हैं उन पर जो है वो बातचीत को मुकम्मल करेंगे। फिर जो आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यकीनन इस हवाले से भी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के साथ पंजाब और सिंध के कुछ हलकों में जहां दोनों पार्टियों की नुमायां लीडरशिप है, मैं समझता हूं कि मुकम्मल अलायंस नहीं होगा। कुछ हलकों की हद तक जो है पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है और इसके साथ जो मईशत की बहाली है वो मैं समझता हूँ कि इस मिसाक के अंदर इस नए जो दोनों जमातों के दरमियान जो मामला तय होने जा रहे हैं सबसे सरे फहरिस्त जो है वो होगा। और एक और बड़ा अहम शफीक साहब मामला इसमें होगा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं। आपको पता है कि दोनों जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अपनी एक स्पेस है, तो अब मैं समझता हूँ कि मुल्क को खारजी महाज पर मसाइल से निकालने के लिए दोनों जमातें मिलकर जो हैं वो अपनी स्पेस को इस्तेमाल करें। ठीक है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक एक्सपीरियंस जमात हैं, जैसे एक इंटरनेशनली भी स्पेस मौजूद है, मईशत के हवाले से भी ज़ाहिर है एक उनका बहुत बड़ा तजर्बा है। आप समझते हैं कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो डेफिनेटली मईशत के हवाले से चाहे कुछ कड़वे फैसले करने पड़ें, उन फैसलों का अल्टीमेट रिज़ल्ट अवाम के हक़ में ही निकलेगा। देखो देखो सलमान साहब ने सब तवज्जो दी है कि भाई ये इनका लाइंस देखें, मेरे राय में जब तक ये ग्रैंड लाइंस ना करेंगे जो PDM का या दूसरी जो अब जॉइंट अपोजिशन होगी जो जॉइंट जिससे हुकूमत है, जब तक ये जॉइंट अपना कि ग्रैंड लाइंस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ना वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। सलमान साहब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ अगर आना है तो उसके लिए उन्हें एक बड़ा ग्रैंड लाइंस बनाना होगा और चाहे सीट एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि देखा ना ये जितनी जमातें हैं 13 हर सूबे में हैं, अब चंद एक सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे और बाकी नहीं करेंगे तो वो मामलात नहीं होंगे। मेरी तो राय है कि इन्हें ग्रैंड लाइंस बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड लाइंस इलेक्टोरल लाइंस बनेगा तो फिर ये चीज़ें आगे होंगी। अब 20 सीटें पंजाब से मांग रही पीपल्स पार्टी, 10 उसकी मांग रही कौमी असम्बली की, 25 के करीब सूबाई की, 25 सूबाई की और 10 कौमी की, 12 कौमी की मांग रही है। और वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने वहाँ से अपना सेनेटर मुंतखब कराना है क्योंकि वो वज़ीर अपना ख़जाना है। तो मुझे लग रहा है ये एक ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरफ जा रहे हैं।
चाहे वो अपना अलाइंस ना हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो पोलिटिकल इनिंग खेलनी है वो एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुफ्ताह इसमाइल को ऑफ़र करना और सारा फिर जो ये सीट एडजस्टमेंट और फिर अपना एक दूसरे को रूम देना, फिर बिलावल का वहाँ जाना, फिर नवाज शरीफ साहब का वहाँ रिसीव करना, क्योंकि देखो फैसला कौन जो है ना, फैसला जो फैसले की पावर है वो नवाज शरीफ के पास है और यहाँ पे है जरदारी साहब के पास। अब जाकर वो नहीं जा सकते, उनकी सेहत का मसला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक लंबी एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसमें चाहे इलेक्टोरल लाइन्स हो, चाहे फ्यूचर के पॉलिटिक्स हो, तो क्योंकि अब ना एक पार्टी या दो पार्टियों का पॉलिटिक्स का वो नहीं रह गया कि वो आके कोई नई हुकूमत बनाए। तो मेरी तो राय ये है कि मुझे जो लग भी रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट की तरफ जाएंगे और इलेक्टोरल लाइन्स की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मायज़ा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। मायज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने मंदुखेल साहब से भी बात कर रहे थे, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल जो मुलाकात हुई नवाज साहब की और बिलावल साहब की, तो डेफिनेटली मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है वो भी डिस्कस हुआ होगा और सियासत में एक दूसरे के साथ मिल के चलने का जो अज़्म है उसकी कोई ना कोई शक्ल तो बनी होगी। बिल्कुल लेके गए होंगे। अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है या मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, बेसिकली तो वही हुकूमत चला रहे हैं, तो जो मुतालबात हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पार्टी के हेड के सामने रखे हैं, उससे बातचीत होएगी, मीटिंग हो रही है। तो जो मुतालबात जो हैं वो मानने वाले हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बहुत समझदार और समझे हुए सियासतदान है, तो जरूर उनके मुतालबात पूरे करेंगे, क्योंकि वो भी पीपल्स पार्टी भी जो है कोशाएं इस काम में कि वो किसी तरह आम आवाम को रिलीफ दे सके। बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि आपका पंजाब की सियासत से गहरा ताल्लुक है, तो आप नहीं समझती कि जितना डिले हो रहा है इस फैसले के हवाले से, उतना पंजाब की आवाम का नुकसान हो रहा है? देखिए, अवाम जो है उसका नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि अवाम ने नुमाइंदा जो है, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं और उनके जो हैं स्पीकर हैं, उन पे जो है अदम एतमाद दे दी। अदम एतमाद के बाद जो है इन्होंने जो गुंडागर्दी वहाँ पे की और जो ड्रामाबाजी वहाँ पे हुई, उसकी वजह से जो है पूरी आइन शिकनी की वजह से चीजें डिले होती जा रही हैं। जो हमजा शहबाज साहब का राइट बनता है कि उनको वोट जो है उनको अवाम ने वोट दिए हैं, अवामी नुमाइंदों ने वोट दिए हैं, वो अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में जाके, जब इमरान खान होते थे तो उस वक्त वो जाके लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते थे। आज अगर आप हमजा शहबाज की ये डिले की जा रही है तो ये गैर आईनी बात है। हमजा शहबाज साहब को फौरी तौर पे सीएम बनना चाहिए और 2-3 एक्शन ऐसी लेनी चाहिए। और ऐसे महीने में जब आवाम बहुत ज्यादा पिस रही है, अभी बहुत जरूरत है कि जो है पंजाब का जो है कोई की जिम्मेदारी कोई ले। अब बहुत शुक्रिया मायज़ा हमीद साहब हमसे बात करें। सलमान साहब, सियासी गहमा गहमी और शोर शराबे के बावजूद कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया और मीरान शाह में आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने उनका इस्तकबाल किया। वहाँ उन्होंने फिर मुलाकातें भी की। तो मेरा ख्याल है एक रिपोर्ट पहले मैं आपको दिखाऊं, फिर मैं आपसे इस पर बात करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया, जहां सिविल और अस्करी हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने जिरगे से खिताब करते हुए शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए दानिश स्कूल सिस्टम और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। और सबसे बढ़कर जो आखिरी आज के दौर में मैं चाहता हूँ आपके लिए एक जदीद यूनिवर्सिटी का मैं आपको ISPR की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीरान शाह आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की कमर तोड़ने पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की दिलेराना कोशिशों और कौम
की हिमायत की वजह से हम हर किस्म की दहशत गर्दाना तंजीमों को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस काविश में पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है और हम मुत्तहिद होकर कामयाब होंगे। सलमान साहब, एक अच्छा जेस्चर है और जाना चाहिए था और वहाँ पे जाके और एक अच्छा पैगाम दिया है। देखिए, हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तानी रियासत में, हुकूमत में तशवीश तो थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वहाँ जाना इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि वो ये मैसेज दें कि हम फ़ौज के साथ, जवानों के साथ और अपने रियासत के साथ खड़े हैं। वो चीज़ें हो गई हैं और ब्रीफिंग भी दी गई है उनको इस सारे मामले में। और मेरा ख़्याल है कि जो इस पर तो एक असूली इत्तफ़ाक़ पाकिस्तान में मौजूद है कि जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उस पर हमें किसी किस्म को टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी। यानी हम सबको मुत्तहिद होकर इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है, चाहे उसमें हुकूमत हो, चाहे उसमें अपोजिशन हो, चाहे उसमें कोई और फ्रीक हो। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि एक अच्छा मैसेज दिया गया, एक अच्छी ब्रीफिंग हुई है वहाँ जाके। लेकिन ना बात यह है कि जो जवान मैदान के अंदर लड़ रहे हैं, जब आपकी सियासी और अस्करी क़यादत खुद जाकर उनके साथ खड़ी हो जाए और उनको पजीराई दे, तो उससे यकीनी तौर पर उनको हौसला मिलता है कि जी हमारे पीछे जो हमारी क़यादत है वो हमारे साथ है। तो एक अच्छा जस्टिस दिया वहाँ जाके उन्होंने और यही कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हम उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। ख़ास तौर पे जो हमें हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो ख़तरात हैं उन ख़तरात के हवाले से जो ब्रीफ किया गया उसी तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि हम मिलकर इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करेंगे। खालिद साहब, वज़ीर आज़म ने हमायदीन से मुलाकात की और उसमें उन्होंने 2-3 बड़े ताकतवर जुमले हैं कि जी जो उनकी कुर्बानियाँ हैं पूरी कौम उनकी मकरूज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि वहाँ जाके उन लोगों को इस बात का एक दिया जाए, एहसास दिया जाए कि पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलूट करती है। देखिए राना साहब, इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासर हुआ है वो ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है और यहाँ पर लोगों का जो मुआश है, जानी जो कुर्बानियाँ हैं उनके साथ साथ मुआश जो है वो भी बुरी तरह जो है वो मुतासर हुआ है। देखिए कि जब इस फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने का फ़ैसला हुआ तो उस वक्त शफीक साहब एक फ़ैसला ये भी हुआ था कि यहाँ पर एक डेवलपमेंट का एक बड़ा 100 अरब रुपए मालियत का जो है अब वो एक पैकेज दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से साबिक़ हुकूमत इस हवाले से अपने ऐलान पर अमल दरामद ना कर सकी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला किया है, उसका ऐलान किया है। वहाँ पर जो है वो दानिश स्कूल और दीगर स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो कायम करने की भी यकीन दहानी कराई है और इसी तरह जो है वहाँ पर फौरी तौर पर एक जो मोबाइल हॉस्पिटल है उसके क़याम का भी ऐलान किया गया है। और इस इलाके के अंदर अमन व अमान को कायम रखने के लिए हुकूमत जो है वो हर तरह के इक़दाम जो हैं वो उठाने होंगे। यहाँ लोगों को रोज़गार देना होगा, यहाँ लोगों को तरक्याती जो मंसूबे हैं वो शुरू करने होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आज मुझे लग रहा है मुझे रोज़ा कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ज़बान मेरी वो ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हम बात कर रहे हैं कि कल सारी सियासी मसरूफियात छोड़ के वज़ीर आज़म गए शुमाली वज़ीरिस्तान और वहाँ जाके हमायदीन से मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि पूरी कौम आपकी कुर्बानियों की कदर करती है, सलाम पेश करती है। तो हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा कदम है बीइंग प्राइम मिनिस्टर। तो कोई शक नहीं, इसलिए कि देखिए वहाँ जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म की आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और मुसलसल उनके ऊपर प्रेशर रहता है उनके लोगों के ऊपर और ये बड़ा ज़रूरी था कि वहाँ जाएं और जाकर प्राइम मिनिस्टर खुद श्योर कराएं कि हम आपके साथ हैं और हमें आपके दर्द और दुख का पता है और साथ हैं। तो मेरे ख्याल में अब देखिए है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के हालात ठीक होते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत का कंट्रोल जो है वो कुछ सही नहीं है, ख़ास तौर से हमारे उन इलाकों सरहद के नज़दीक। इस वजह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल ये वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे जो ग्रुप्स हैं IS वगैरह, इनसे तालिबान की जो क़यादत थी और तालिबान के लोगों की ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी नज़दीक के हैं।
और ये भी एक हमारे लिए बड़ी काबिल तशवीश है कि इन्होंने इनको पनाह दी हुई है और ये कुछ कहते नहीं है। चलो साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी अफगानिस्तान की बात की, तो ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान से हमें अपने जो ताल्लुकात हैं असर नो उसका जायज़ा लेना पड़ेगा, जो पिछले कुछ दिनों की सूरत हाल पे अगर नज़र डालें तो। इसमें तो कोई शक नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि हालांकि मेरे ख्याल में बुनियादी कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से तालिबान की हुकूमत जो है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे ग्रुप जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो उनको खुली छुट्टी दी हुई है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये इनके साथ रहे हैं अफगानिस्तान में और शायद जद्दोजहद भी करते रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इनकी कार्रवाइयाँ हैं, इनको ये रोक नहीं रहे हैं, ये बहुत काबिल तशवीश है। और इससे आप सही कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि ताल्लुकात तो कशीद सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, और ये तवक्को इनसे नहीं थी तालिबान से। पाकिस्तान बहुत खुश था कि एक ऐसी हुकूमत बड़े अरसे के बाद अफगानिस्तान में आई है जो कि पाकिस्तान के हमदर्दी रखती है और उसका ख्याल रखती है, लेकिन ये तो इस कदर उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, कल जलसा था लाहौर में पीटीआई का, और इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद के लिए, किस नज़र से देखते हैं आप? जी, इससे पहले मैं जरा जो प्राइम मिनिस्टर गए ना अपना वज़ीरिस्तान, उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। अब देखिए, वो और कुर्बानियों को तो मानते हैं, कुर्बानियाँ दी उन्होंने, बेशक बहुत कुर्बानी, लेकिन हमने रिटर्न में सिला क्या दिया? होता यह है कि कुर्बानियों की जिक्र करके हम उन्हें रिटर्न भूल जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी तरजीहात उन्होंने की, वहाँ वो गए और देखें वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ पे सेहत नहीं है, कोई सेहत के इदारे नहीं हैं। अब देखें, तालीम के बगैर और सेहत की बुनियादी सहूलतें के बगैर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर और लोकल गवर्नमेंट के इदारों के बगैर आप किसी भी इलाके की तरक्की को ना आप इंश्योर नहीं कर सकते। अब ये लोकल गवर्नमेंट के इदारों में तो हमारे माहिर हैं, सलमान साहब वो उस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, खालिद साहब ने कहा कि 100 अरब का प्लान था, वो 100 अरब का प्लान कहाँ गया? अब कम से कम हम खिदमत इतराफ़ करते हैं कि उन्होंने इतने शहीद हुए, उन्होंने अपना घर छोड़े, लेकिन हमें जो उनको रिटर्न देना वो नहीं भूलना चाहिए, रिटर्न हमें देना चाहिए। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम शुरू किया। अब आते हैं पीटीआई का। मुझे तो लगता है कि हमारी किस्मत में ना यही धरने ही रह गए और जुलूस ही रह गए, जलसे ही रह गए। हम बार बार इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि पॉलिटिशियन जो है बजाय वो अपना ये अदालतों में जाने के या अपने जो मसाइल हैं या सियासी मसाइल इश्यूज़ हैं वो सड़कों पे तय करने के या अदालतों में तय करके आपस से बैठ के कर लें। इन मसाइल का हल जो है वो ये बेहतर होता है कि ये आपस में बैठ जाएँ और अपने अंदर जो ना सियासत को नफ़रत में ना बदलें, सियासत को सियासी मुखालफत में रखें। और जब आप सियासत को बदलते हैं नफ़रत में तो फिर चीज़ें जो है वो इंटॉलेबल हो जाती हैं। और जब तक आप दूसरे डायलॉग नहीं करते, डायलॉग के बगैर तो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। लेकिन जब आप ये तय कर लें नहीं मैंने अपनी लाइन लेनी है नहीं, आप देखें ना जलसे जुलूस करेंगे, धरना करेंगे या कोई कॉल दी है, उसका अपना नुकसान किसको होगा? मईशत को होगा और हमारे गरीब आवाम को होगा। तो बेहतर हम तो यही कहेंगे आपस में बैठ के तय कर लें, बजाय कि हम एक और कौम के एक और इम्तहान में डालें। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, जो शफीक ने बात की कि क्या बेहतर ये नहीं है कि सियासतदान अब ज़रा इस बात को समझें कि हमें बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए? कब तक लड़ते रहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये मामला बहुत आगे तक नहीं जाएगा इमरान खान का। एक बुनियादी वजह है कि वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं, फौरी इंतखाबात। अब मैंने देखा कि हुकूमत के अपने अंदर से भी बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो नागुज़ीर हो चुके हैं। कल मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी ये बात की है, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की है, ख़ुद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी ये बात की है, फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात की है। तो मुझे लगता है कि बात तो जारी है इंतखाबात की तरफ। अब सिर्फ मसला ये है कि ये कब होंगे, यानी इस बरस के आखिर में होंगे, पहले हो जाएंगे, इन चीज़ों पर इत्तफाक़ राय होना है। तो मुझे लगता है कि ये बात कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, जाना उधर ही पड़ेगा इंतखाबात की तरफ, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है,
और जो सियासी सूरत हाल है उसमें लग रहा है। और ख़ुद हुकूमत के अंदर भी आपने देखा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात से पहले एक इंतखाबी इस्लाहात हो जाए ताकि एक मुनसफाना और शफाफ इंतखाब सामने आ सके। और मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो भी शफीक साहब ने बात की है, कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है ना, उसको हम कम करें और उसमें जो कशीदगी आ गई है, उसमें जो तनाव आ गया है, उसमें जो टकराव आ गया है, उसको कम करने की ज़रूरत है। जैसे कल बड़ा अच्छा जैसे दिया शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर इमरान खान साहब की बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ये चीज़ें ठीक है कि भी हमें एक दूसरे के साथ सियासत करनी है, हमारा नुक्ता नज़र इख्तलाफ हो सकता है, तरीक़ाकार पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बुनियादी चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान है जो हम हैं सारे के सारे। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एक बड़ा इत्तफाक़ राय जो है इंतखाबात के हवाले से, और क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मुनसफाना शफाफ इंतखाब हो फिर जिस पर सबका इत्तफाक़ भी हो, क्योंकि बदकिस्मती हमारे यहाँ के इंतखाबात के बाद इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने की रवायत हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इस दफ़ा अगर अच्छी इस्लाहात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और इलेक्शन कमीशन भी ज़्यादा खुद मुख्तारी के साथ, सियासी जमातें भी ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ, चाहे वो हुकूमत में अपोजिशन में है, एक ऐसा इत्तफाक़ राय पैदा करने में कामयाब हो जाए कि जो भी तय होता है मुनसफाना शफाफ इंतखाबात के हवाले से, उस पर बात आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये धरने शरने की जो बातें हैं तो इंतखाबात के हवाले से ही एक ही मुतालबा उनका, और मैं अब देख रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर से भी ये वॉइसेस जनरेट हो रही हैं कि शायद मसले के हल के लिए हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जो ये इस्लामाबाद की चढ़ाई का है, इस्लामाबाद की चढ़ाई ही क्यों होती है? हम क्यों नहीं कोई और रास्ते अपना लेते जिससे कोई सियासी हल निकल सके? देखिए राणा साहब के जलसों से, जुलूसों से, लॉन्ग मार्च और धरनों से हुकूमतें नहीं जाती। और माजी में भी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी उन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद में, आपको याद है, एक बड़ा तवील धरना दिया था। सही। उस धरने से हुकूमत तो ना जा सकी, लेकिन मुल्क का नुकसान हो गया कि चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा जो है वो मौखर कर दिया, जिसके नतीजे में सी पैक जो है उसमें 1 साल की जो है उस पर जो है वो ताखीर हो गई। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि अभी देखिए कि बिलावल भुट्टो ने एक तवील लॉन्ग मार्च किया कराची से इस्लामाबाद तक, और उस लॉन्ग मार्च में कोई शक नहीं कि उन्हें आम इंतखाबात की तैयारी का मौका मिला और अपनी पार्टी को फाल करने का मौका मिला। लेकिन देखिए जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली तो अवान के अंदर एक जमहूरी अमल जो था अदम इत्माद का, उसके ज़रिए जो है वो आई है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के किसी इक़दाम से, किसी धरने से जो है अब कोई हुकूमत को ख़तरा। हाँ, एक PTI जो है अगले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से मैं समझता हूँ कि जल्द से जुलूसों के ज़रिए अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तोशा खाने के हवाले से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं शफीक साहब, तो एक दफ़ा बेहतर है कि कौम को पता तो चलना चाहिए सारी। देखिए, तोशा खाने के बारे में एक पॉलिसी बयान आना चाहिए कि तोशा खाना पॉलिसी है हमारी क्या। अब मुख्तलिफ बोलियाँ बोल रहे हैं, कोई कहते हैं कि 15% दे, कोई कहता है 50% दे के। अब देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर, लाहौर अपना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसने जितने तोशा खाने तोहफे लिए सारे वापस करें। ये तो अब काफ़ी पुलों के जैसे काफ़ी पानी बह गया है, तो आइंदा के लिए कोई आप इसकी मिसाल सेट कर दें कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर एक पॉलिसी जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर इत्तलात वो मीडिया को और कौम को बताएं कि ये पॉलिसी क्या थी, और ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। ज़रा ये तोहफे होते हैं स्टेट के, ये मेरे और आपके जेब में नहीं जाते। बहरहाल ये अपना माजी में वैसा होता है। मैं ये कहूँगा कि इसके लिए बाकायदा वाज़ह कोई पॉलिसी आनी चाहिए। अच्छा देखिए कि राणा साहब, माजी में हम देखते रहे पिछले 4.25 साल के दौरान जो है वो PTI की हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ साहब के जो बैनुल-अक़वामी दौरे थे उन पर जो अखराजात आते रहे, उसकी तफसीलात जो है मंजर आम पर हुकूमत की तरफ से लाई जाती रहीं। जरदारी साहब के जो दौरे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी के जो दौरे थे। लेकिन अब जो है एक तब्दीली ये भी आई है कि अब इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर-ए-आज़म पिछले 4.25 साल के दौरान बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जो हेलीकॉप्टर का आज जो खर्चा था, उसकी भी आज मैं अखबारात में देख रहा हूँ कि वो 1 अरब के करीब जो हैं अखराजात की तफसीलात जो हैं अब वो भी सामने आई। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं रोज़नामा जंग में सुहेल वड़ाई साहब का कालम बड़ा दिलचस्प है, और द न्यूज़ में हेट्रेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर होने वाले मुसलमानों पे जो मज़ालिम है उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक जी। और हम बात करेंगे रोज़नामा जंग में जनाब सुहेल वड़ाई साहब का कालम है हमज़ा का मुक़द्दर, और ये कालम बड़ा दिलचस्प है और इसका आगाज़ के चंद जुमले जो है मैं आप लोगों से चाहता था शेयर करूं। सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा है कि हमज़ा शहबाज शरीफ की तकदीर में इक़्तिदार कम और उस्ताद तकालीफ ज़्यादा हैं। ज़मानत तालिब इल्म में कैद काटी, सदर मुशर्रफ के दौर में सारा ख़ानदान जला वतन हो गया, लेकिन हमज़ा तावान के तौर पर वतन में रहा, जबर और चीरा दस्तियों से पाला पड़ता रहा। दिलचस्प बात यह है कि हमज़ा जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुआ है, ये कोई सोचा समझा मंसूबा ना था, ना किसी ने इसकी मंसूबाबंदी की, ना इसके लिए किसी ने लॉबिंग की। मुस्लिम लीग नून तो ये तय कर चुकी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दी जाएगी और हमज़ा साहब का दूर दूर तक चांस नहीं था। तो इसको क्या कहें कि किस्मत मेहरबान हुई, हालात इस तरह हुए कि हमज़ा साहब की जानिब वज़ारत आला जो है चल पड़ी, क्या कहेंगे? ये जो मौजूदा असम्बली है ना, जहाँ हमज़ा साहब का इसमें आना, ये अब एक ऑल ऑफ अ सडन था। ये कोई प्री प्लान्ड, इतना फार फ्लंग प्री प्लान नहीं था। ज़ाहिर है अदम एतमाद की तहरीक प्री प्लान होती है और इसमें, लेकिन इसकी कोई लंबी उसकी प्लानिंग नहीं थी। अब ये था कि जब अदम एतमाद फाइल हुई, फिर उस पर सारा सिलसिला हुआ, तो कोई और कैंडिडेट नहीं था। अब देखें ना कि जिस पे के मुस्लिम लीग नून को तमाम वोट उनको पड़ते। अब जो पंजाब असम्बली में सूरत हाल थी, एक तरफ परवेज़ इलाही साहब थे, दूसरी तरफ ऐसा कोई मजबूत बंदा चाहिए था जो कि मरकज़ी हैसियत रखता हो मुस्लिम लीग नून में, और मुस्लिम लीग नून की लेगेसी भी साथ हो और साथ पार्टी भी साथ लेके चले। और हमज़ा साहब के अलावा उसमें कोई नहीं था। और सुहेल भाई साहब ने इस पर अपना सही रोशनी डाली है कि भाई इन्होंने इब्तिदा में बड़े आलाम के दिन गुजारे, जेल में भी रहे, जमानत में भी जेल में रहे, बहरहाल अब वो वज़ीर तो मुंतखब हो गए, लेकिन अभी तक उनका ओथ नहीं हो चुका। अब देखें ना, दूध देना उस महंगी में डालनी है। ये गवर्नर साहब को खुद सोचना चाहिए कि भाई को बड़ा दिल दिखाएं, अपना बड़ेपन का मुजाहरा करें, इस तरह सदर साहब बड़ेपन का मुजाहरा करें। एक असम्बली ने उन्हें इलेक्ट कर लिया है, तो अब उनकी वोट टेकिंग को रोकना नहीं चाहिए और उनको जो उनका ड्यू शेयर है वो उनको देना चाहिए। बिल्कुल। सुहेल वड़ाई ने कालम में एक जगह उन्होंने लिखा है कि हमज़ा शहबाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वालिद की जो छोड़ी हुई रवायत हैं उन पे अमल करना है। शहबाज शरीफ साहब की तो स्पीड जो है वो मशहूर है, तो आप समझते हैं कि हमज़ा साहब मीट कर पाएंगे उसी स्पीड को? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के मुतबादल के तौर पर हमज़ा जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, वही उनके मुतबादल भी हैं, उनको ही वज़ीर आला के तौर पर देखा जाता था। अब चैलेंज ये है, जो बात उन्होंने लिखी है सुहेल वड़ाई साहब ने, कि जिस पंजाब स्पीड की बात की जाती थी वो उसको कैसे मेंटेन कर सकेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमज़ा शहबाज को अब काफ़ी वसी तजर्बा हो गया पॉलिटिक्स का। वो हज़्ब इख्तिलाफ़ के अंदर भी रहे, अपोजिशन लीडर के तौर पे भी रोल प्ले करते रहे, और जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो बहुत से मामलात के अंदर इन थे, इसलिए उन्होंने तजर्बा तो उनके पास वो मौजूद है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि जो इस वक्त हालात हैं ना पाकिस्तान के, उसमें डिलीवरी जो है ना, वो कोई बटन तो है नहीं जिसको आप दबाएंगे तो डिलीवरी हो जाएगी।
वो जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो मईशत के इश्यूज़ हैं, जो बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं, जो महंगाई के इश्यूज़ हैं। और 18वीं तरमीम के बाद मैं हमेशा से कहता हूँ कि अब गवर्नेंस के जो बेशतर मामलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। तो इसलिए सूबे में अब हुकूमत करना इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि अब आप जवाब दें सूबे के अंदर हर सतह के ऊपर। तो अब ये एक चैलेंज है कि वो उस सारी लेगेसी को जो उनके वालिद साहब की भी है, अब उनको एक एडवांटेज तो है इस वक्त कि शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में वज़ीर आज़म है। एक ज़माने में ये एडवांटेज आपको पता है ना कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। तो अब यहाँ भी एक उनके पास एक पॉलिटिकल एडवांटेज है कि शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में हैं, वो खुद पंजाब में है, तो एक कोलेशन और सपोर्टिव मैकेनिज़्म तो वो मौजूद होगा, लेकिन उसको कैसे लेके वो लीड करते हैं। क्योंकि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा वक्त नहीं है इनके पास, एक इलेक्शन ईयर अगर ये है तो फिर इसमें जल्दी आपको स्पीडी तरीके से शॉर्ट टर्म इक़दाम के साथ लोगों को रिलीफ देना होगा, लोगों को ये तासुर देना होगा कि वाकई मुस्लिम लीग नून के पास ये सलाहियत है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में भी वो लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में बदल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है चैलेंज उनके सामने भी बहुत बड़ा है। जैसे शहबाज शरीफ साहब के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो मरकज़ में कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ उनके पास एक फ़र्क है, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब के पास बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास बहुत सी जमातें जो कोलेशन पार्टनर में हैं। यहाँ उनके पास जो कोलेशन पार्टनर में है उसमें दो ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में है और दूसरा ग्रुप जो है वो उनके पास वो जो तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप है। तो एक चैलेंज उनके पास ये भी है कि इन सब को कैसे मैनेज किया जाए। वो वजारतों के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, वो डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, वो गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारा एक बड़ा सीरियस है पाकिस्तान के अंदर, हम कोलेशन पार्टनर के तौर पे हुकूमत का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन हुकूमत की अच्छे कामों में तो हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हुकूमत को जब मुश्किल सूरत हाल होती है ना तो हम उसमें हिस्सेदार बनने की कोशिश नहीं करते। तो डेट सी हमजा साहब आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, कालम का मैंने आगाज़ आपको सुनाया था, मैं ज़रा कालम का इख्तिताम भी सुनाना चाह रहा हूँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सुहेल वैद साहब लिखते हैं कि देखना ये होगा कि हमजा शहबाज शरीफ इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। क्या वो शरीफ ख़ानदान के शहजादे के तौर पे काम करेंगे या वो भी खादमे आला के तौर पे दिन रात एक कर देंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुहेल वड़ैच साहब ने पूरा जो कालम है वो हमजा शहबाज के ऊपर लिखा है और उस कालम के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि ये कोई तयशुदा फ़ैसला नहीं था, मंसूबा नहीं था उनको वज़ीर आला बनाने का। वो हादसाती तौर पर जब परवेज़ इलाही साहब के साथ बातचीत चल रही थी ज़रदारी साहब के ज़रिए नून लीग की क़यादत की, तो उस वक्त की पार्टी के अंदर शफीक साहब एक आवाज़ थी कि हमजा शहबाज को ही जो है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, 165 अरकान हैं हमारे, तो उनको ही वज़ीर आला जो है होना चाहिए। लेकिन इस मामले में हमजा शहबाज ने किसी सतह पर भी जो है वो कोई रुकावट बनने की जो है वो कोशिश नहीं की। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमजा शहबाज जो है वो खामोशी से काम करने के जो हैं वो ज़्यादातर आदी हैं और जितने भी माजी में पार्टी ने उन्हें जो है वो टास्क दिए हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं। पंजाब के अंदर तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो आज तक हुए हैं तमाम को हमजा शहबाज ने डील किया। और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी देखिए कि आज जो 2015 के बल्दियाती इंतखाबात हुए वो सारे बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनकी कंपेन और उनको डील जो है वो हमजा शहबाज ने किया था। फिर अरकान सूबाई असम्बली जो हैं पंजाब के उनके जो डेवलपमेंट के और दूसरे मामलात और मसाइल होते थे उनके को भी हल के लिए वो उनको डील करते रहे। और मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा शफीक साहब कि उनका निचली सतह से वर्कर से लेकर काउंसलर से लेकर टॉप लीडरशिप तक सियासी क़यादत तक तमाम तक एक उनका राब्ता जो है अब वो मौजूद है और अब यकीनन इसके नतीजे में वो एक बेहतर वज़ीर आला साबित होंगे। राना साहब, टॉप ट्रेंड जो है सोशल मीडिया का दौर है, अब हमारा दौर तो ख़त्म हो गया कि अखबार में कॉलम लिखेंगे और वो खबर छपेगी और उसका में रिस्पांस आएगा। अब सब कुछ चल रहा है टॉप ट्रेंड सोशल मीडिया चल रहा है। अब जो एक अपना इंटरेस्टिंग जो आपने लिया है टॉपिक, फ़ौज अदलिया मुखालिफ मुहिम नामंजूर, तो मेरा ख्याल है ये तमाम जो सियासी जमातों का ये एक उनका मोटो होना चाहिए, जिस तरह बाकी अपने मंशूर दिखते हैं एक मंशूर का हिस्सा बन जाना चाहिए कि हम कुछ इदारों को हम सियासत से बालातर रहने दें। देखो, 5th जनरेशन वार और क्या है, यही है ना कि अवाम में और इदारों के अंदर एक तफरीक पैदा की जाए और वो किसी भी वाक़े को सामने रख के किसी भी मौके का फ़ायदा उठा के अगर कोई इसे जनरेट करता है तो डेफिनेटली वो किसी तरह भी कौम के मुफाद में नहीं है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के रुझानात के हौसला शिकनी होनी चाहिए और इस तरह के रुझानात को रोकने के लिए तमाम को कोई एक एसओपी, कोई एक ऐसा वो बनाना चाहिए कि हम ये हद है, इससे हमने बाहर नहीं जाना। इसका फ़ायदा जो है वो कुव्वतें उठाती हैं जो एक अरसे से इस ताक में होती हैं कि किसी तरह इदारों को नुकसान पहुँचाए। मैं पाक फ़ौज का नाम लेके कहता हूँ कि जो बाहर हमारे मुखालफिन हैं उनकी तो कोशिश होती है कि मौके का फ़ायदा उठाएं, तो हमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए, हमें ये मौका नहीं देना चाहिए किसी को भी कि वो इस नाजुक हालात का, हमारी किसी मासूमियत का या हमाकत का फ़ायदा उठा के इस तरफ जाए। शफीक साहब, मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि देखें ये जो सोशल मीडिया है, हम सहाफ़ी हैं, हम सारे सहाफ़त करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चूँकि कोई बाउंडिंग नहीं है किसी किस्म का, हम उसे किसी तरह काबू में नहीं कर सकते, तो उसका फ़ायदा फिर उठाते हैं और वही जो हाइब्रिड वार चल रही है, जो फिफ्थ जनरेशन वार है, वो इस्तेमाल हो जाते हैं फिर। असल में ना इस पर ना एडिटोरियल चेक कोई नहीं है। आप खुद एक एडिटर हैं और आप तमाम खबरें आपसे गुजर के जाती हैं। वो कहते हैं ना कि भाई एक इतनी सैकड़ों खबरें छपती हैं तो एक एडिटर कैसे नजर गुजरती हैं। अब आपकी एक्सपर्टीज़ हो गई है, आप क्या कहते हैं ना, आप लफ्ज़ दे के दाल लगा देते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है, तो उस पर अफसोस का मुकाम है, उस पर कोई चेक नहीं है। मेरे ख्याल है हुकूमत को ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डेफेमेशन लॉ या कम अज़ कम एक सोशल मीडिया पे एक चेक का कोई कानून ले आए, ताकि ये जो वहाँ पे एक मिनिस चल रहा है, वहाँ पे जो एक, मैं तो उससे गटर मीडिया कहूँगा, जिस तरह वो क्रिटिसाइज करते हैं फ़ौज को, अदलिया को, आपस में सियासतदानों को भी, उस पर कोई ना कोई ब्रेक लगना चाहिए, उस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम डेफेमेशन लॉ जो है उसको मजबूत बना दें ताकि इसका किसी तरह रास्ता रुक सके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल 21 रमज़ान है और कल दिन है शहादत का, शेर खुदा हज़रत अली करम वजह का, और ये जो आखिरी 3 दिन है आपके ज़ख्मी होने से शहादत तक, ये ख़ुद आइन कानून को अगर कोई समझना चाहे तो इन 3 दिनों का मुताला कर ले कि हज़रत अली ने अपने साहबजादों को, जन्नत के शहजादों को क्या कहा, अपने पे हमला करने वाले के हवाले से कानून का एहतराम किस तरह उन्हें सिखाया और उन्हें किस तरह बताया कि जो इंसाफ है उसके अपने तकाज़े होते हैं, उसे पूरा होना चाहिए। और यही वजह है कि ये 3 दिन तारीख़ में हमेशा याद रहेंगे इंसाफ और कानून के हवाले से। तभी तो आपने फरमाया था कि खुदा की कसम में कामयाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम।